हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी का महत्व, इसके बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, बीएलएड सेकेंड ईयर का है। जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो उसी के साथ इसका भी प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सांख्यिकी के मीनिंग, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज हम क्लियर करेंगे सांख्यिकी के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सांख्यिकी के महत्व के बारे में तभी पता चलेगा जब सांख्यिकी के बारे में पता हो कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का मतलब होता है समंक, यानी कि आंकड़ा या डाटा। जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको जब हम कलेक्ट करते हैं, जो उसी को समंक बोलते हैं, और समंक ही सांख्यिकी है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम जनगणना करते हैं, जब लोगों की यानी जो पॉपुलेशन है उनका काउंट करते हैं या सर्वे करने के लिए जाते हैं। जैसे कि पीएचडी जो एक कोर्स होता है, उसमें एक टॉपिक रहता है, उसका सर्वे किया जाता है। रिसर्च करने के लिए उनको एक टॉपिक विशेष दिया जाता है। तो उस सब में हम स्टैटिस्टिक्स, जो ये स्टैट्स है यानी जो ये सांख्यिकी है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं या कितने अनपढ़ हैं, या स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, जो बच्चे हैं उनको उनकी संख्या, या 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं इनकी संख्या, इन सबको निर्धारित करने के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। बिना सांख्यिकी के, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, इनके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर सांख्यिकी का मतलब हमें पता है, सांख्यिकी को हम अच्छे से समझ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इनका अध्ययन कर पाएंगे। फिर चाहे वो डॉक्टर हों या वैज्ञानिक हों, अर्थशास्त्री, व्यापारी हों, कृषक हों, वकील हों, राजनैतिक, सभी लोग सांख्यिकी का प्रयोग कहीं ना कहीं करते ही हैं। यानी ये सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में, यानी कि अपने क्षेत्र में, डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल क्षेत्र में, वैज्ञानिक जो हैं रिसर्च के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में, और बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, इन सभी में स्टैट्स का प्रयोग होता ही होता है। जैसे मानवीय क्रियाएं अगर लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध को ग्राफ में निरूपित करने के लिए, यानी कि किस कंट्री का जो इकोनॉमी है कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इन सब के बारे में हम स्टैट्स का सहारा लेते हैं। या कोई वस्तु कितना जो आयात निर्यात किया जा रहा है, तो इन सब के बारे में भी हम स्टैट्स का सहारा लेते हैं। तो चाहे वह राजनीति हो, चाहे सामाजिक शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, उसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग करते ही हैं। इसी के जो सांख्यिकी है, इसको इम्पोर्टेंस इसको देते हुए सेक्राइस्ट ने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कहा है कि व्यापार यानी जो बिजनेस है, सामाजिक नीति जो सोशल पॉलिसी है, तथा राज्य से संबंधित यानी स्टेट से संबंधित, या सेंट्रल स्टेट यानी कि जो कंट्री है उससे संबंधित शायद ही कोई ऐसा समस्या हो जिसकी समझने के लिए समंकों की आवश्यकता ना पड़ती हो। यानी बिजनेस की जो इकोनॉमी है या बाकी जो उसकी इश्यूज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज हैं, अभी उसको अभी सुधार, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कितनी और हमें ग्रोथ करना होगा, इन सब के बारे में। और सामाजिक नीति चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, इन सभी नीतियों में हम डाटा का यूज करते ही हैं। और राज्य से संबंधित शायद ही कोई ऐसी समस्या हो, जैसे कि अगर राज्य में हम स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो इस सब में भी हम जो कर्मचारी रखते हैं या जो मजदूर रखते हैं बनाने के लिए, सड़क निर्माण करने के लिए, या जो अगर सरकारी टीचर है तो उसमें जो हम टीचर रख रहे हैं, किस अनुपात में रख रहे हैं, उनके वेतनमान के लिए, इन सभी में हम कहीं ना कहीं स्टैट्स का प्रयोग करते ही हैं। तो सेक्राइस्ट के अनुसार है कि व्यापार, सामाजिक नीति तथा राज्य से संबंधित शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसको समझने के लिए समंकों की आवश्यकता ना पड़ती हो। ये सेक्राइस्ट के अकॉर्डिंग है। सेक्राइस्ट का नाम हम याद रख सकते हैं, से क्राइस्ट यानी क्राइस्ट। तो से क्राइस्ट अलग अलग करके इनका नाम हम याद रख सकते हैं। हम सांख्यिकी के मध्य रहते हैं, यानी कि हम और आप लोग, यानी सभी हम सांख्यिकी के मध्य रहते हैं, किसी न किसी रूप में सांख्यिकी का यूज करते ही हैं। मूल्यों से लेकर मौसम तक की जानकारी, यानी कि जो इन्वायरमेंट है बदल रहा है या बारिश होने वाली है, इन सब में हम कहीं ना कहीं मौसम की जानकारी के लिए भी स्टैट्स का प्रयोग करते हैं।
कि अगर कहीं वर्षा हो रही है तो कितनी सेंटीमीटर में हो रही है, कहाँ वर्षा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। इन सब जो डाटा का इसमें डाटा ही तो यूज़ करते हैं, जो कि सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। और मामूली दैनिक क्रियाओं से लेकर राष्ट्रीय कानून के निर्माण तक सभी मानवीय क्रियाएं सांख्यिकी पर आधारित रहती हैं। मानवीय क्रियाएं यानी मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या सोशल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जो मानव होता है वो इसका यूज करता ही है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी के महत्व को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला है सरकार के लिए महत्व, यानी जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है सांख्यिकी का। तो जो सांख्यिकी है उसका प्रारंभ ही राज्य विज्ञान से हुआ, यानी कि जो राजा लोग पहले थे, राज्य का संचालन राजा लोग करते थे, तो उन्होंने ही इसका शुरुआत किया अपने आंकड़ों को एकत्र करने में और बाकी जो सैनिक का निर्धारण करने में, कर जो टैक्स देते हैं उन टैक्स लेते हैं उनमें, वहीं से ही इसका प्रारंभ हुआ। तो सांख्यिकी को इसीलिए राज विज्ञान कहा जाता था। अब भी वर्तमान समय जब डेमोक्रेसी है, फिर भी अभी भी सरकार की सहायता करता है सांख्यिकी। सांख्यिकी को यानी समंक को सरकारी प्रशासन के नेत्र कहा जाता है। सरकारी प्रशासन यानी जो सरकारी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी प्रकार से स्टैट्स के ऊपर निर्भर ही रहते हैं। चाहे स्कॉलरशिप बच्चों को देनी हो, चाहे जो टैक्स है उसको लेना हो, टैक्स का कितना इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब में हम किसी न किसी रूप में जो ये है स्टैट्स, इसका यूज करते ही करते हैं। तो सरकार के लिए महत्व, सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए सरकार को अनेक प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। सरकार को यह जानना आवश्यक है कि व्यापार कैसा चल रहा है, यानी जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, हमारे पूरे कंट्री का जो बिजनेस है कैसा चल रहा है, कौन सा बिजनेस ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इन सभी को ज्ञात होना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वो ज्ञात भी करते हैं इन आंकड़ों को, इन सूचनाओं को, किसके माध्यम से, इन्हीं सांख्यिकी के माध्यम से। और प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, आयात निर्यात की स्थिति क्या है, यानी कि जो हम एक देश से दूसरे देश से सामान लाते हैं उसे तो आयात बोलते हैं, और निर्यात यानी जो भेजते हैं। तो इस सब की जो पोजीशन है उनके बारे में, टैक्स के बारे में, तथा इन सभी का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो ये सब टैक्स है, आयात निर्यात है, इन सब का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस सब में बजट में समंक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहती हैं वो बजट का निर्माण करती हैं, बजट बनाती हैं अगले वर्ष का। तो इन सब में भी, और हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी में डाटा का प्रयोग किया जाता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड। एजुकेशन जैसे अगर हेल्थ से, जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यानी कौन सा बीज किस चीज़ में यूज़ करना है, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी यानी जो लाइट का कार्य है, विद्युत का कार्य है, उसमें भी हम डाटा का यूज़ कहीं ना कहीं करते हैं। फिर सेकेंड टॉपिक है आर्थिक नियोजन के लिए अनिवार्य, यानी जो स्टैट्स है वो आर्थिक नियोजन में किस प्रकार अनिवार्य है। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमी नियोजन यानी इन्वेस्ट करना। जैसे कि अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंस को, तो कहाँ, जैसे कि उसको कहाँ किस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम किसका सहारा लेते हैं, स्टैट्स का सहारा लेते हैं। जैसे कि प्राथमिकता तय करने में, कि अगर हम किसी भी चीज़ का निर्माण करने जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी देख लेते हैं कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा कंपलसरी है, उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। और ये किससे पता चलता है, ये सांख्यिकी से पता चलता है कि किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी क्या है, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, या इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है, या कई रोड के निर्माण में हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें प्रायोरिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। तो ये किसकी सहायता से संभव है, ये स्टैट्स की यानी सांख्यिकी की सहायता से संभव है। फिर सेकंड है इसके अंतर्गत साधनों का अनुमान, यानी जो साधन यूज किए जा रहे हैं उनको अनुमान लगाने में कि ये कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है। फिर योजना की प्रगति का मूल्यांकन, यानी जो प्लानिंग किया गया है, जो प्लान बनाया गया है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो योजना है वो कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। अगर वो कारगर साबित हो रही है तो उसको रहने देते हैं, वरना इसे हटा देते हैं या उसके स्थान पे कोई दूसरी योजना लागू करते हैं। तो ये
हम सांख्यिकी के द्वारा कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने में यानी कि हम डाटा के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें कहाँ अपने इकोनॉमी को इन्वेस्ट करना है। तो समंको के बिना आर्थिक नियोजन पतवार और दिशा सूचक यथावत जहाज की भांति है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे पतवार और दिशा सूचक के बिना जो जहाज रहती है उसका उतना अस्तित्व नहीं रह जाता है जितना अस्तित्व पतवार और दिशा सूचक रहने तक होता है। अगर ये नहीं रहता है तो उसका अस्तित्व उतना नहीं रह जाता है। उसी प्रकार समंकों का यूज आर्थिक नियोजन में होता है, यानी कि आर्थिक नियोजन में समंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद थर्ड हेडिंग है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, यानी जो इकोनॉमिक्स है उसमें सांख्यिकी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उपभोग के क्षेत्र में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें उत्पादन का पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, ताकि जो उस जिनको दिया जाना है ये फैसिलिटी वो लाभप्रद हो सके। तो उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हम ये फैसिलिटी देंगे। फिर उपभोग यानी कि कितने लोग उसका उपभोग कर पा रहे हैं, कहाँ तक वो पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और वितरण यानी कितने लोगों में बांटा जा रहा है, ये हो गया। और राजस्व का मतलब होगा कि उससे जो हम ये बना रहे हैं फिर उसके बाद उपभोग करने वालों लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, यानी वितरण कर रहे हैं, इससे देश की जो इकोनॉमी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जो राजस्व का मतलब ये राजकीय कार्यों से भी रिलेट करके हम समझ सकते हैं कि जो आय व्यय होता है इसको निर्धारित करने में भी यूज करते हैं सांख्यिकी का। और जो राजकोषीय जो होता है, जैसे कि अगर कोई परीक्षा या एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें भी तो पैसे आते हैं, और बाकी जो टैक्स से पैसे मिलते हैं तो ये राजकोषीय में फिलअप किए जाते हैं। फिर तो गाइज फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं व्यवसाय एवं वाणिज्य में सांख्यिकी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। एडवर्टाइजमेंट ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर चाहे हम मेडिकल फील्ड में लेते हैं या लॉ के फील्ड में लेते हैं या इंजीनियर के फील्ड में लेते हैं, तो उन सब का जो सैलरी दिया जाता है उसमें भी हम कहीं ना कहीं इस सांख्यिकी का यूज करते हैं। और वाणिज्य, अगर हम एक सब्जेक्ट के रूप में वाणिज्य को लेते हैं तो इसमें बच्चों को समझाने के लिए, यानी जो उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला है शिक्षार्थी है, उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए उस बच्चे को हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम वाणिज्य में भी हम सांख्यिकी का यूज करते हैं। और अगर हम क्रय विक्रय कर रहे हैं या किसी वस्तु का कितना मूल्य रखना है, कितने में बेचना है, इन सबको जो निर्धारित करते हैं ये हम सांख्यिकी का हेल्प लेकर ही निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक विशिष्ट व्यवसायों में सांख्यिकी का महत्व। विशिष्ट व्यवसाय यानी कि जो स्पेशल ऑक्यूपेशन है उसमें भी हम सांख्यिकी का यूज करते हैं। जैसे कि बैंक के लिए महत्व, बैंक में जो रेट निर्धारित करने के लिए, रेपो रेट निर्धारित करने के लिए, इन सब में हम सांख्यिकी का यूज करते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से धन जमा करता है, लोगों को जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन देता है, फिर उस पर रेट लगा देता है। और लोगों के द्वारा जो धन जमा किया जाता है वो बैंक में ही जमा किया जाता है, फिर उसमें मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लगाकर उसको दिया जाता है। तो बैंक में भी हम आंकड़ों का ही यूज करते हैं कि किस परसेंटेज से हमें रेट लगानी है। फिर सेकंड है बीमा कंपनियों के लिए महत्व, यानी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है रेलवे के लिए महत्व, यानी कि रेलवे में कितने यात्री बैठ सकते हैं, रेल में कितने जो बैठ रहे हैं तो उनकी जैसे कि उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, जो सर्विसमैन हैं, उनके वेतन के लिए, उनकी सैलरी के लिए, तो इन सब में हम कहीं ना कहीं इसका स्टैट्स का प्रयोग करते ही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जनसाधारण के लिए महत्व। जनसाधारण यानी जो आम लोग हैं उनके लिए स्टैट्स का किस प्रकार निर्माण करते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं। तो जैसे कि है जनसाधारण के लिए महत्व, यानी सरकार के द्वारा जो योजना बनाया गया है उसके फलस्वरूप उस योजना के अकॉर्डिंग हम लोगों तक जो फैसिलिटी उनको प्रदान कर रहे हैं उसमें हम स्टैट्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी स्कूल लेते हैं तो प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं, फिर उनकी संख्या निर्धारित करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी जो फैसिलिटी हैं जैसे कि उनको बुक देते हैं और बैग देते हैं और सारे जो कपड़े हैं इन सब की जो व्यवस्था करते हैं वो सांख्यिकी का यूज करके करते हैं।
तो इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में हमारा जो युग है, आज का जो युग है, उस सांख्यिकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। तो इसीलिए हमारा आज का युग सांख्यिकी का युग कहा जाता है। सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी के इम्पोर्टेंस के बारे में तो डिस्कस हो गया। अब हम इसके गुण दोषों पर विवेचना करेंगे, यानी कि जो इसके मेरिट डिमेरिट हैं इनकी बात करेंगे। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल देते हैं तो इसमें कभी कभी एग्जामिनर जो है इसके गुण दोषों पर भी विवेचन करने के लिए हमें बोल देते हैं। तो अगर हम उसका एक थोड़ा बहुत उसका हम पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो मेरिट फर्स्ट है यथार्थ विवेचन, यानी कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें ये है जैसे कि अगर हम किसी भी, जैसे कि मैथ में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू गेन होती है, प्राप्त होती है, वैसे ही सांख्यिकी में है कि अगर हम कोई भी मुद्दा लेते हैं या कोई भी हम समस्या लेते हैं तो उसमें हमें एग्जैक्ट उसका वैल्यू मिलता है। जैसे कि अगर हम जीडीपी, तो जीडीपी एक फिक्स होती है, उसके आधार पर हम देश की इकोनॉमी का पता कर सकते हैं। तो स्टैट्स में एग्जैक्ट चीज़ों का पता चलता है कि ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, और इसमें महिलाओं की जो साक्षरता, यानी कि महिलाओं की जो साक्षरता से, यानी जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स की, इन सब के बारे में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है कि एग्जैक्ट कितने लोग साक्षर हैं। तो ये सब किसके माध्यम से संभव है? ये है सांख्यिकी के माध्यम से। तो इसके ये हम गुण के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, दोष के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये यथार्थ विवेचन हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। फिर सेकंड है सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। जैसे कि हम सांख्यिकी में ग्राफ का यूज करते हैं, चाहे वो दंड आरेख हो या वृत्त आरेख हो। इनकी चर्चा, दंड आरेख, वृत्त आरेख की चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी लेकिन इसके हम गुण को देख रहे हैं। तो सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, सांख्यिकी के माध्यम से हम किन्हीं भी इश्यूज को लेकर या किन्हीं भी प्रॉब्लम्स को लेकर हम ग्राफ के द्वारा समझा सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और उसे हम एकदम आसान रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि इसमें ये है। जैसे कि उसके बाद है थर्ड पॉइंट है समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, यानी सिंपल एंड इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशन डाटाज। तो जैसे ग्राफ के माध्यम से हम, ये वृत्त आरेख है, इसमें हम आंकड़ों के माध्यम से मैन, वुमेन और चाइल्ड का जो परसेंटेज है इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सभी को, अगर जैसे कि मैन की संख्या ज़्यादा है तो उसको हम संख्यात्मक रूप दे देंगे, वुमेन की संख्या ज़्यादा है तो उसको संख्यात्मक रूप देंगे, ऐसे चाइल्ड की कर देंगे। तो ऐसे ये जो चीज़ है ग्राफ के माध्यम से ये आसान भी हो जाएगा और हमारे समझ में भी आ जाएगा कि किसकी संख्या अधिक है या किसकी संख्या कम है। या हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर लेते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको अगर लेते हैं, इन सभी कंट्रीज़ को, और देखते हैं कि सबसे जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे कौन है, तो उसको अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं तो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि उसका हम एक ग्राफ की तरह, ग्राफ के का यूज करके समझे हैं, तो हमारे दिमाग में वो स्थायी भी रहता है और समझ में भी आ जाता है। तो इसमें सांख्यिकी का यूज करते हैं, ये भी इसका एक गुण है। फिर उसके बाद है भविष्य कथन में सहायक। भविष्य कथन में सहायक कैसे? जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी भी इशू से रिलेटेड अगर हम कोई डाटा एकत्र कर लिए हैं तो आने वाला जो समय है उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। जैसे देश की जीडीपी इतनी, अगर मान लीजिए 5% है अभी, तो उसके पहले 4% थी, उसके पहले 3% थी, तो हम उनका एवरेज निकाल कर पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इसके लगभग जा सकती है। तो हम भविष्य को कथन में सहायक कर सकते हैं, सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं भविष्य के कथन में, भविष्य का कथन निर्धारित करने के लिए। फिर उसके बाद है संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। संबंध यानी रिलेशंस, टू गेन नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट है कि उस सब्जेक्ट का ज्ञान, उस सब्जेक्ट में अगर इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसका कितना रिलेशन उस दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, इससे हमें उस सब्जेक्ट को बारे में पता चल जाएगा। और अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को कोरिलेट यानी रिलेशन में लाकर पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर लेते हैं तो हमारे देश का बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे क्या रिलेशन है, उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, इन सब के बारे में हम सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, यानी कि अगर हमारे देश की जीडीपी इतनी है या दूसरे देश की जीडीपी कितनी है, तो इन सब का हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं संख्या के माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से। जैसे कि अगर लड़कों की संख्या कितनी है लड़कियों की संख्या की अपेक्षाकृत, या कितनी लिटरेसी रेट है, या जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये हमारे देश की ज़्यादा है कि फॉरेन कंट्रीज़ की ज़्यादा है। यहाँ अगर हम स्टेट में ही करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश का ज़्यादा है, तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं इन आंकड़ों का यूज़ करके। फिर उसके बाद है सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक। सामान्य निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी इशू को लेते हैं, उसके बाद हम उसका रिसर्च करते हैं, फिर लास्ट में हम इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं कि किसकी संख्या अधिक है या किसकी संख्या कम है। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और जो हमारा इंडिया है, इन सब के अगर हम जीडीपी या एजुकेशन से रिलेटेड या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू लेते हैं, तो उसमें अगर जो संख्यात्मक मान आता है उसके आधार पर हम लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कि किस देश की ये जीडीपी ज़्यादा है, किस देश का वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है, कहाँ मेडिकल फील्ड ज़्यादा बेटर हैं। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं इन डाटा के माध्यम से, इन डाटा का प्रयोग करके। उसके बाद है कार्य कारण का पता लगाना, यानी जो फंक्शन किए जा रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, इनको पता करने में भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है परीक्षणों के निर्माण में सहायक, यानी जो टीचर लोग होते हैं या जो कोई भी परीक्षण कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसमें उसके निर्माण में सहायक, यानी कि जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं या अचीवमेंट टेस्ट हो रहे हैं या बाकी मेडिकल फील्ड में कोई भी टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें कैसे हम डाटा का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जा रहे हैं तो नंबर गेन किए जाते हैं, नंबर के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये कहाँ तक कारगर साबित हुआ है, तो इसमें भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कठिनाइयों की निदान में सहायक, यानी अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन अगर उसे हम सरल वे में रख देते हैं तो कठिनाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। जैसे कि अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ग्राफ बनाकर अगर उनको समझाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। तो मैंने गाइज इसका एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना हो या नोट्स बनाना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी आगे हम दिखाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से बाद में अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे यथार्थ विवेचन है तो इसमें इतनी सारी हैं बातें, ये देख लीजिए। सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स बना सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये है। अब फिर हम सांख्यिकी के डिमेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक हो या कोई भी प्लान बनाया गया हो सरकार के द्वारा या कोई भी रूल्स हो, वो 100% सही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां या कुछ ना कुछ दोष हो ही जाते हैं। फिर इसके डिमेरिट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ दोष रह गए हैं। जैसे है फर्स्ट, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना, यानी स्टडी ओनली क्वांटिटेशन फिनोमिना, यानी जो ये स्टैट्स है, इसमें स्टैट्स जो है टेस्ट के सांख्यिकी के द्वारा हम केवल किसी भी इशूज के बारे में हम संख्यात्मक तथ्य का ही अध्ययन कर सकते हैं, ये इसका एक दोष है। फिर सेकंड है केवल समूहों का अध्ययन करता है, ये इंडिविजुअल किसी भी चीज़ किसी भी पर्सनालिटी का अध्ययन नहीं करता है, ये केवल ग्रुप का स्टडी करता है। फिर निष्कर्ष असत्य या भ्रमात्मक भी हो सकते हैं, यानी जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि अगर देश की जीडीपी इतनी है और बाकी अन्य देशों की इतनी है, तो अगर कहीं कहीं हमारे आंकड़ों में थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं हमारे आंकड़े, तो इससे ये हमारे जो इससे निष्कर्ष निकलते हैं डाटा के माध्यम से, वो असत्य भी हो सकते हैं और भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद है सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं, जैसे कि ये बहुत समय के लिए और औसत रूप में ही सत्य हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम
अभी हमने बात किया था ना कि ये जो सांख्यिकी है इसके द्वारा हमें एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर जो हम इसका एवरेज रूप में हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर औसत हम किसी भी चीज़ का अगर हम औसत निकाल रहे हैं, जैसे एक क्लास है उसमें पढ़ना, जैसे जो बहुत तेज़ बच्चे हैं उनका, बहुत जो निम्न बच्चे हैं उनका, जो कम तेज़ हैं या कम गति से सीखते हैं, उनका अगर एवरेज निकालते हैं तो हम बाकी बच्चों को पता कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो एवरेज में रहेगा। फिर उसके बाद है समंकों का सजातीयता होना आवश्यक है, यानी समंक जो हैं डाटाज हैं वो सभी एक प्रकार होने चाहिए। फिर उसके बाद है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। सांख्यिकी की कई सारी विधियां भी हैं, उनका प्रयोग सभी लोग नहीं कर सकते हैं। उस विधि को जो पढ़े हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में जानते हैं, वही उन विधियों से लाभ उठा सकते हैं। इसका एक्सप्लेन हम देख सकते हैं। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, सांख्यिकी केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन कर सकती है जिनकी संख्याओं के रूप में जिनको व्यक्त किया जा सके, जैसे ऊंचाई यानी कि हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, और उसका जो आय है ये इत्यादि। गुणात्मक चरों जैसे सुंदरता, चरित्र, बुद्धिमत्ता आदि का प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका सांख्यिकी निरूपण नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से इसका अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम इन चरों की संख्याओं के रूप में व्यक्त कर लें। फिर उसके बाद है केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी सामूहिक विशेषताओं का विवेचन करती है या व्यक्तिगत इकाइयों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान नहीं देती है। फिर उसके बाद है निष्कर्ष असत्य या भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। सांख्यिकी के निष्कर्ष असत्य भी हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन करते समय संदर्भ को ध्यान में न रखा जाए। फिर उसके बाद है सांख्यिकी नियम दीर्घ काल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं, यानी कि सांख्यिकी के नियम भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की भांति सार्वभौमिक तथा पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। सांख्यिकी के नियम संभावना सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जैसे कि जो हमारा साइंस होता है और मैथ्स होता है, तो इसमें हमेशा जो मान रहते हैं हमेशा वो यूनिवर्सल होते हैं, बट सांख्यिकी में ऐसा नहीं है, ये कभी कभी संभावना के आधार पर बता दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है समंकों का सजातीयता होना। शोधकर्ता सांख्यिकी विधियों द्वारा समंकों की तुलना तभी कर सकता है जब वे सजातीय हों, वे उनमें एक रूपता हो, तभी वो समंक निकाल सकते हैं, डाटा प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। समंकों का उचित रूप से संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान हो। तो गाइज, मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो सांख्यिकी का जो इम्पोर्टेंस है, यानी इसके जो गुण दोष हैं, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं और अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गाइज, इससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। और गाइज, लास्ट में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे लाभप्रद हो सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू गाइज।